Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर एक क्वेश्चन था सर, जो जिम्नोस्पर्म था ना, उसमें जो भ्रूण कोश बना था वो मेगास्पोर के समसूत्री विभाजन से बना था ना? हाँ, मेगास्पोर में समसूत्री विभाजन से। Good afternoon, sir. सर तो पहले भ्रूण कोश बनेगा, उसके अंदर आर्किगोनियम, उसके अंदर फिर एग रहेगा। हाँ, मींस मेगास्पोर ने डिवाइड किया ना, तो मेगास्पोर ने डिवाइड करके दो टाइप के सेल बनाए। सर ब्लैक बोर्ड में एक बार बता दीजिए ना। देखो क्या होता है, जैसे ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल ने डिवाइड किया था, 4 मेगास्पोर बने थे, 3 डीजनरेट हो गए थे, एक फंक्शनल बचा था। ठीक है, ये मेगास्पोर है। अब ये मेगास्पोर डिवाइड करेगा, अपलॉइड है ये डिवाइड करेगा माइटोसिस से, तो दो टाइप के सेल बनाएगा। कौन सी दो टाइप के सेल बना दी इसने? यहाँ पर दो सेल बना दी। एक सेल जो है वो एंडोस्पर्म इनिशियल है, एंडोस्पर्म इनिशियल, यानी कि इससे डिवाइड करके क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा। और दूसरा सेल जो है वो क्या है? ये दूसरा सेल जो है ये है आर्किगोनिया इनिशियल, आर्किगोनिया इनिशियल। तो ये डिवाइड करके क्या करेगा? आर्किगोनिया। यानी मेगास्पोर ने ही क्या किया? दोनों चीजें बनाई। तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी? अल्टीमेटली स्ट्रक्चर जो बन जाएगी वो यहाँ पर आर्किगोनिया इनिशियल से, तो ऐसे आर्किगोनियम बनती है, जिसके अंदर एग सेल है, वेंट्रल सेल और कैप्सूल वगैरह डीजनरेट हो जाती है, सिर्फ एग बचता है। बनता तो है लेकिन डीजनरेट हो जाता है, बाकी सेल सिर्फ एक एग सेल बचती है। और बाकी जो सेल्स एंडोस्पर्म इनिशियल थी उसने डिवाइड करके क्या किया? एंडोस्पर्म बनाया। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर ठीक है, ये है एंडोस्पर्म। ठीक है, और ये क्या है? ये आर्किगोनिया उसके अंदर है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर किससे बन गई? ये बन गई मेगास्पोर से। दो स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस वाला पार्ट जो है, जो यहाँ पर न्यूक्लियस वाला पार्ट था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, वो यूज अप हो जाता है डेवलपमेंट के टाइम। ठीक है सर, और इसमें कितना सारा आर्किगोनियम बन सकता है? आर्किगोनिया 2 से लेकर 8 तक बन सकता है। अच्छा, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता? 8 से ज्यादा नहीं होता। और एक आर्किगोनियम में एक ही एग होगा? हाँ, एक आर्किगोनियम में एक ही है। सर थैंक यू सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो बच्चे। सर, जो साइकस में जो कोलेरॉइड होता है वो क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता होगा ना? यस बिल्कुल, क्योंकि उसके साइनोबैक्टीरिया है। सर, इसमें जल का अवशोषण करके दिया है, तो जल का अवशोषण तो रूट का जनरल फंक्शन है, लेकिन पर्टिकुलरली कोरेलॉइड रूट की बात करेंगे तो कोरेलॉइड रूट जो है वो क्या कर रहा है? वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है साइनोबैक्टीरिया के हेल्प से। हाँ, तो ये वाला आंसर राइट होगा ना? हाँ, वो राइट होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सर एनाबिना में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता ना? नहीं तो आर्किबैक्टीरिया है ना, सॉरी आर्किबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया है ना, तो साइनोबैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। सर, जो स्फैग्नम होता है उससे जो मतलब पीट मिलता है वो ईंधन और खाद दोनों के रूप में यूज होगा? बिल्कुल, पीट जो है ना वो कच्चा कोयला है, कच्चा कोयला। ठीक है ना? ठीक है सर, और वॉलवॉक्स में ट्रू न्यूक्लियस रहेगा ना? किसमें? वॉलवॉक्स में। हाँ, वो यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस होगा। ओके सर। सर, क्लेमाइडोमोनास और कोलेरा को जो है ना उसको मतलब प्लांटी में रखेंगे ना? क्लेमाइडोमोनास को यदि कोई पूछेगा कि तो बोलोगे प्रोटिस्टा में। सर क्लोरेला को प्रोटिस्टा। सर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में। यस, यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो है उनको किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में। सर, पॉन्ड सेल कॉमन नेम किसका है? सर, जबकि शैवाल जो है वो किंगडम है ही नहीं। शैवाल किंगडम नहीं है ना, सही बात है ना, शैवाल थोड़ी किंगडम है। किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। बुक में शैवाल दे दिए, जबकि वो किंगडम नहीं है। किंगडम है ही नहीं वो। किंगडम पूछा है तो किंगडम तो क्या करोगे? प्रोटिस्टा। यदि किसमें क्लासिफाई करेंगे तो हाँ, शैवाल में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्लांटी में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रोटिस्टा में कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली 5 जगत प्रणाली के अकॉर्डिंग, 5 किंगडम के अकॉर्डिंग कौन से किंगडम में रखेंगे तो प्रोटिस्टा आंसर।
यस सर, सर, और बुकलेट 5 में ना kingdom यही था, मैंने एक बार classification के और according- पूछा था ये। क्या हुआ? एक बच्चा बोलो। सर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा, सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा है, तो उसमें फिर प्लांट ही लगेंगे ना। हाँ, उसमें प्लांटिंग कर सकते हो, उसमें एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। उसमें यदि मान लो बोथ प्रोटिस्टा और प्लांटी ऐसा हो तो वो हो सकता है, ठीक है ना? सर हाँ, सर पॉन्ड सिल्क कॉमन नेम किसका होगा? क्या चीज? पॉन्ड सिल्क। पॉन्ड सिल्क। पॉन्ड हाँ। सिल्क जो है वो होता है स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा को पॉन्ड सिल्क बोलते हैं, यूलोथ्रिक्स को पॉन्ड वुल बोलते हैं। ओके, थैंक यू पॉन्ड सर। सिल्क, स्पायरोगैरा। सर ऐसा क्वेश्चन भी आता है क्या? देखो, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, ये कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, उसके चक्कर में मत पड़ो। जो क्वेश्चन आता है वो मैं 100 बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूँ। सर क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बुकलेट में है शायद, सब्जेगा वाले में। लेकिन नीट में क्या क्वेश्चन आएगा? नीट में जो क्वेश्चन आएगा वो मैं 100 बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूँ कि नीट में क्वेश्चन आएगा 5 जगत प्रणाली के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा को कौन सी जगह, ये क्लेमाटोमोनास को या क्लोरेला को कौन से किंगडम में रखते हैं, कौन सी जगत में रखते हैं, तो आंसर प्रोटिस्टा जाएगा। ये ही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने। थैंक यू। हाँ, मतलब जितना शॉर्ट एंड स्वीट रहोगे तो उतनी अच्छी बात है। बट यदि क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स में जाता है, जो यूजुअली पूछा जाता है, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पूछेंगे, तो तुम उस टाइम पे अपना लॉजिक लगाना जो मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है। क्योंकि तुम यदि आंसर रटने की कोशिश करोगे ना, तो रटा हुआ एग्जाम में काम नहीं आएगा, एग्जाम में तो समझा हुआ ही काम आएगा, ये मान के चलो। समझ गए ना? तो चीजें जो है वो समझ के पढ़ो। जो तुम्हारा लॉजिक बोलेगा ना कि हाँ ये रीजन है, इस वजह से आंसर हमें ये करना चाहिए, वो सही होगा। इसलिए रटने की कोशिश मत करो। रीसिलेक्शन प्लांट जो है ना वो सेलेजिनेला होता है। रीसिलेक्शन प्लांट, रीसिलेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेलेजिनेला जो है वो जीरोफाइटिक प्लांट है, डेजर्ट में उगता है। तो डेजर्ट में यदि गर्मी पड़ेगी, सूखा एकदम पड़ जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे ये प्लांट बिल्कुल ड्राई हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है कि मर गया है। लेकिन मरता नहीं है। कैसा हो जाता है? जैसा सीड हो जाता है वैसा। जैसे सीड के अंदर कितना वाटर कंटेंट होता है? 10 to 15%। बीज के अंदर कितना पानी होता है? 10 से 15%। क्या वो मर गया? क्या जिंदा है, इनएक्टिव फॉर्म में? बिल्कुल वैसा ही सेलेजिनेला के साथ हो जाता है। जब ड्राई और हॉट कंडीशन होती है तो वो कैसा हो जाता है? वो एकदम मींस ड्राई येलो ब्राउन टाइप का हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसको पानी मिलता है, वापस से वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट करता है और वापस से डिवाइड करके ग्रीन हो जाता है और ग्रो कर जाता है। तो इसीलिए इस प्लांट को हम क्या बोल देते हैं? रीसिलेक्शन प्लांट या संजीवनी। सेलेजिनेला को हम संजीवनी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में सूख जाता है, पानी मिलने पे वापस से हरा हो जाता है। समझ गए? सॉरी सर, एक बार और बताइए ना। तो वापस सुन लो, सेलेजिनेला प्लांट जो है वो जीरोफाइटिक प्लांट है, मरुद्भिक प्लांट है। कहाँ पे उगता है? डेजर्ट में उगता है। अब यदि वहां पर गर्मी का मौसम है, सूखे का मौसम है, तो इसको पानी नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये सूख जाएगा। जब ये सूख गया तो हमको लगता है ये मर गया है, लेकिन एक्चुअली में ये मरा नहीं है। कैसा हो गया है? जैसा सीड होता है ना कि वाटर कंटेंट बहुत कम, इनएक्टिव टाइप का हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही इनएक्टिव हो गया, डेड अलाइक हो गया। लेकिन जैसे ही उसको पानी मिलता है, ये वापस से क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। तो इसलिए गिरिटी नहीं हो जाता, जनरल है। और एक तो और ऐसी बहुत कम था। क्या हुआ? क्या बचे? सर इसका प्रॉपर्टीज अगार टाइप का रहता है क्या? क्या क्या? अगार टाइप का? नहीं नहीं, अगार टाइप का प्रॉपर्टी नहीं रहता है। सेलेजिनेला तो मतलब सूख जाएगा तो कैसा हो जाएगा? ड्राई येलो टाइप का हो जाएगा। तुम एक काम करना, सेलेजिनेला में रीसिलेक्शन कैसे होता है ना, वो तुम्हें देखना हो तो तुम एक बार ना नेट पे, यूट्यूब वगैरह पे सर्च करना रीसिलेक्शन इन सेलेजिनेला, या फिर तुम तो सेलेजिनेला के बारे में डायरेक्टली सर्च करना, तो तुम्हें ऐसे वीडियो मिलेंगे जहां तुम्हें दिखेगा ड्राई सा बॉल जैसा सेलेजिनेला पड़ा हुआ, सिस्पिडोसेल, और जैसे इसके ऊपर पानी डाला वो धीरे धीरे ग्रीन होकर के बड़ा हो जाता है। इस टाइप का तुम्हें एक इस टाइप के वीडियोस भी तुम्हें मिलेंगे, जिससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आखिर किस तरीके से ये रीसिलेक्शन शो कर रहा है ना। एक बार जरूर से देखना। यदि तुम्हारे माइंड में पिक्चर नहीं क्लियर हो रही तो यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना, रीसिलेक्शन प्लांट सेलेजिनेला, तुम्हें वीडियो मिलेगा। बहुत सुंदर है, देख के तुमको मजा भी आएगा कि अरे वाह कितना कमाल का प्लांट है, जादू जैसा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्या बोलेंगे? हेलो सर। हेलो सर। हाँ हाँ, सर जूडियो साइफोनोगैमी और साइफेनोगैमी को समझाइए ना एक बार।
यदि यदि मेल गैमेट नॉन मोटाइल है, पोलन ट्यूब के थ्रू जा रहा है, मेल गैमेट नॉन मोटाइल पोलन ट्यूब के थ्रू जा रहा है, तो इसको बोलोगे साइफोनोगैमेट। साइफोनोगैमेट किसके अंदर होगा? ये होगा पाइनस के अंदर। यदि मेल गैमेट मोटाइल है यानी सीलिएटेड है, टॉप शेप सीलिएटेड वाला इस टाइप का, और यदि वो पोलन ट्यूब के थ्रू जा रहा है फिर वैक्यूम के लिए, तो इसको बोलोगे ज़ूडियो साइफोनोगैमेट। और ज़ूडियो साइफोनोगैमेट जो है वो किसके अंदर देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है साइकस के अंदर। ये लोगे बात? ओके सर, थैंक यू सर। ठीक हेलो सर। हाँ सर आप बोले सिलेजिनेला डेजर्ट में पाया जाता है, लेकिन बुकलेट में उसको नाम या छायादार स्थानों पर पाया जाता है, बताएं। आवाज नहीं आई बच्चे तुम्हारी, क्या बोल रहे थे? सिलेजिनेला आप बोले डेजर्ट में पाया जाता है, ये इसमें बुकलेट में नाम या हाँ। छायादार स्थानों में पाया जाता है करके दिया है। हाँ देखो मोस्टली तो मैं तुमको दोनों में पाया जाता है क्या? जब कैविटी बताया था तो मैंने तुमको ये बात बताया था कि मोस्टली तो कहाँ पर मिलते हैं? मोस्टली तो छायादार नम स्थानों पर मिलते हैं, लेकिन ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट है सफल स्थलीय पादप, ये भी मैंने तुमको बोला था। यदि सफल स्थलीय पादप है तो सूखे में रह सकता है, उस टाइम पे अपनी जड़ों के द्वारा जल जो है, वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका गैमेटोफाइट कब बनेगा? जब मौसम चेंज होगा। कौन सा मौसम आ जाएगा? जब नमी वाला बरसात वाला मौसम आ जाएगा, उस टाइम पे इसका गैमेटोफाइट बन सकता है, ठीक है। समझ गए? ओके सर, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जी सर। बहुत कोमल से हैं और घास जैसे हैं, लेकिन रेगिस्तान में उगते हैं। क्यों उगते हैं? कि जब बारिश का मौसम होगा उस टाइम पे उग जाएंगे, फिर उसके बाद अपने सीरियस स्पोर बना करके रिलीज कर देंगे, गर्मी के मौसम में सूख जाएंगे, गर्मी के मौसम में ऐसा लगेगा मर गया, फिर वापस से जब बारिश का मौसम आएगा फिर उनके सीरियस स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे। होता है कि नहीं भाई? ऐसा तो तुमने अपने आसपास में भी देखा होगा ना, कोई जगह कोई मैदान ऐसा है जिसमें बारिश के मौसम में घास सूख जाती है, फिर सूखे का मौसम आता है तो वो घास सब मर जाती है, फिर अगला बारिश का मौसम आता है तो फिर से घास सूख जाती है, कि नहीं देखा है? तो बिल्कुल उसी तरीके से सेलेक्टिव भी ग्रो करेगा। जब मॉइस्चर वाला सीजन होगा तब ग्रो करता रहेगा, और जब ड्रॉट वाला सीजन आएगा, सूखे वाला सीजन आएगा, उस टाइम पे वो ड्राई हो जाएगा। इसीलिए हम इसको ड्रॉट एस्केपर भी बोलते हैं। ड्रॉट एस्केपर टाइप के प्लांट है, हिंदी में सूखा पलायन। जब सूखा पड़ा तो पलायन, और जब वापस से नमी आई तो फिर से उग गया, ठीक है। हेलो सर। हेलो सर। हाँ सर साइकस में मादा शंकु नहीं पाया जाता, क्यों सर? क्यों पाया जाता है, क्यों नहीं पाया जाता? अच्छा, मादा शंकु नहीं बनता है, क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चा जो बोल रहा है ध्यान से सुन लो एक बार समझिए। कल मैंने ये बात तुमको बताई नहीं थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइकस के अंदर क्या होता है। साइकस के अंदर फीमेल कोन जो है वो एब्सेंट है, एक तरीके से एब्सेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर मेगास्पोरोफिल नहीं है। कोन बनता है कब? कोन क्या होता है? कोन होता है जब स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज हो। मेगास्पोरोफिल is not compactly arranged. जो साइकस होता है, ये बात नोट भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि साइकस के अंदर फीमेल कोन नहीं बनता है। फीमेल कोन क्या होगा? कोन तो वो होगा जिसके अंदर हम देखते हैं कि स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते तो कोन बनता है, लेकिन यहाँ पर मेगा स्पोरोफिल जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होता है, ध्यान रखना। तो फिर क्या होता है? तो फिर ये लूजली अरेंज होता है, जिसे बोलते हैं लेग्स। लेग्स का मतलब क्या है? लूजली अरेंज मेगास्पोरोफिल। साइकस के अंदर क्या होता है? लूजली अरेंज्ड मेगास्पोरोफिल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम लेग्स बोल देते हैं। यदि मैं स्ट्रक्चर बताऊं लेग्स की, तो जैसे मान लो सपोज ये कुछ ऐसा स्पोरोफिल बन रहा है, इसके ऊपर कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ये है, और ये लगा हुआ है ओव्यूल, ये लगा हुआ है ओव्यूल। मान लो ऐसा कुछ है, तो क्या ये कोन दिख रहा है क्या? नहीं। कोन तो क्या कैसा होता है? कोन जो बन रहा था वो तो कैसा था? कुछ इस टाइप का, कॉम्पैक्टली अरेंज, बहुत सारे पास में बहुत सारे स्पोरोफिल थे, याद आ रहा है? तो कोन तो ऐसा होता है, लेकिन साइकस में कैसा ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं, साइकस में तो अलग दिख रहा है। तो ये तो है कोन, फीमेल कोन है। कहां पर होता है ऐसा? ऐसा हमने पढ़ा था पाइनस के अंदर, हम पाइनस को डिटेल में देख रहे थे ज्यादा डायग्राम, और साइकस के बारे में डिफरेंस पढ़ रहे थे। तो ये तो पाइनस में होता है, और ये किसके अंदर होता है? साइकस के अंदर, जिसे हम क्या बोल देते हैं?
जिसे हम बोलते हैं लेग्स। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये लेग्स, तो ये कोन है, फीमेल कोन है। समझ गए क्या अंतर? जी सर। ये बच्चे ने जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट लेक्चर में रह गई थी। अच्छा हुआ तुमने क्वेश्चन पूछ लिया, ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। सर वन टाइम और रिपीट कीजिए ना। साइकस में सर वन टाइम और बताइए ना। हाँ वापस बता रहा हूँ, सुनो। साइकस में मादा शंकु अनुपस्थित होते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि गुरु बीजाणु पर्णक मेगास्पोरोफिल सघन रूप से, कॉम्पैक्ट रूप से व्यवस्थित नहीं होते हैं, बल्कि ढीले रूप से व्यवस्थित होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। और इस ढीले रूप से या लूजली अरेंज्ड जो मेगास्पोरोफिल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेग्स बोलते हैं। लेग्स का डायग्राम कौन सा है? ये है। और स्पोरोफिल और कोन का डायग्राम क्या है? ये है। तो पाइनस में फीमेल कोन ऐसी होती है और साइकस के अंदर फीमेल कोन की जगह पे ये स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेग्स बोलते हैं। क्लियर है? सर ये जो फीमेल कोन है उसके जगह लेग्स पाया जाता है। हाँ, फीमेल कोन की जगह पे क्या होता है? लेग्स पाया जाता है। काम दोनों का सेम ही है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये ओव्यूल है। ये भी क्या है? ये भी ओव्यूल है। का काम सेम ही है, लेकिन अरेंजमेंट का अंतर है, इसलिए नाम अलग अलग होगा। सर सुनिए ना। हाँ बच्चे। सर ये जो कोन है वो साइकस पौधे में अनुपस्थित रहेगा, एब्सेंट रहेगा, इसके जगह ये लेग्स पाया जाएगा, ऐसा सिर्फ ना? फीमेल कोन, मेल वाला नहीं। मेल तो होता है, सिर्फ फीमेल कोन। मेल वाला तो ऐसे ही होगा जैसा तुमने टाइमस में पढ़ा था वैसा, है ना? मेल का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा सर? हाँ, मेल कोन का स्ट्रक्चर वैसे ही होगा जैसा पाइनस में होता है। सिर्फ फीमेल कोन जो है उसकी जगह पे लेग्स होगा। ओके, यस सर, आगे चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो साइकस का एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। सॉरी, जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, फिर एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म जो है इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली दो। एक लोअर जिम्नोस्पर्म, एक होता है लोअर जिम्नोस्पर्म और एक होता है हायर जिम्नोस्पर्म। जो लोअर जिम्नोस्पर्म होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं साइकेडोफाइटा, साइकेडोफाइटा। और हायर जिम्नोस्पर्म होते हैं उससे बोल देते हैं हम कॉनिफेरोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा। तो दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है हमने, एक लोअर जिम्नोस्पर्म और एक हायर जिम्नोस्पर्म। साइकेडोफाइटा के अंदर आते हैं साइकेडेल्स। साइकेडेल्स, ये ऑर्डर का नाम है साइकेडेल्स। इस ऑर्डर का एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है साइकस। साइकस जो है वो लोअर जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है। हायर जिम्नोस्पर्म कॉनिफेरोफाइटा के अंदर तीन ऑर्डर जो है वो आते हैं। कौन कौन से ऑर्डर में? एल्स लगता है ना, याद है? एल्स किस में लगता है? ऑर्डर में। ये ऑर्डर है। कौन कौन सा ऑर्डर होता है? एक होता है गिंगोगेल्स, गिंगोगेल्स। एक होता है कॉनिफेरल्स, एक होता है नेटेल्स। ये तीन होते हैं। गिंगोगेल्स के अंदर क्या होता है? गिंगोगेल्स के अंदर आते हैं गिंगो। कॉनिफेरल्स के अंदर क्या आते हैं? कॉनिफेरल्स के अंदर आते हैं कौन कौन से कॉनिफर प्लांट? लाइक पाइनस, सिट्रस, ठीक है, ओरोकेरिया, कॉनिफेरल्स सब, ठीक है। और नेटेल्स के अंदर आते हैं कुछ एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, नेटम, इफेड्रा, वेल्विस्टिया, ये सब। और नेटेल्स की यदि हम खास बात की देखते हैं कि नेटेल्स में क्या खास बात है, तो नेटेल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है जो एंजियोस्पर्म के जैसा कैरेक्टर है, क्या कि इनके अंदर वेसल्स आर प्रेजेंट। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं होते, सिर्फ क्या होता है? ट्रैकिड होता है। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के अंदर ट्रैकिड होते हैं, वेसल्स नहीं होते। वेसल्स का प्रेजेंट होना किसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है? एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है।
लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना नेटेल्स जो है उनके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। सर हिंदी में क्या बोलते हैं वेसल्स को? वेसल्स को बोलते हैं वाहिकाएं, जाइलम वेसल्स, जाइलम वाहिकाएं। हाँ नॉर्मली तो क्या होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर वाहिकाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर नेटेल्स में वाहिकाएं भी उपस्थित होती हैं। ये एडवांस टाइप के जिम्नोस्पर्म होते हैं। सर एक बार और रिपीट कीजिए ना। ये जो हमने क्लासिफिकेशन देखा है इसमें नेटेल्स जो है वो मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर है। इस ऑर्डर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो एंजियोस्पर्म से मैच करता है। वेसल्स जो है वो एंजियोस्पर्म का टिपिकल कैरेक्टर है। एंजियोस्पर्म्स में नॉर्मली वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, टेट्राफाइटा और जिम्नोस्पर्म में नहीं होते। लेकिन अपवाद क्या है जिम्नोस्पर्म का? जिम्नोस्पर्म का अपवाद ही ये नेटेल्स, नेटम एफेड्रा वैबिस्टिया, जिनके अंदर क्या देखते हैं हम? जिनके अंदर हम देखते हैं कि जाइलम वेसल्स उपस्थित होते हैं, यानी ये एंजियोस्पर्म से मिलते-जुलते लक्षण होते हैं। क्लियर? सर इसमें जाइलम होगा और बाकी में क्या होगा बोले आप? इसके अंदर जाइलम वेसल होगा और बाकी सब में क्या होगा? बाकी सब में सेकंड ओनली ट्रैकिड प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? बट एक्सेप्शन क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया नेटेल्स, सर, इनके अंदर जाइलम वेसल भी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रैकिड को हिंदी में बोलते हैं वाहिनिका। तो दोनों में अंतर क्या है? और वेसल को बोलते हैं वाहिका। ट्रैकिड होते हैं वाहिनिका, वेसल्स होते हैं वाहिका। क्या होता है एनाटॉमी पढ़ेंगे तब आएगा, एनाटॉमी में आएगा ये पूरा स्ट्रक्चर जाइलम का। ओके सर। हाँ, तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी बस एक पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है कि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है वेसल्स का प्रेजेंट होना, और वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म में कहां से स्टार्ट हो गया? नेटेल्स में स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट एंजियोस्पर्म। सर हाँ, सर जो सिकुआ है प्लांट, उसको सिकुआ। रेडवुड की भी बोलते हैं क्या? हाँ, सिकोया को रेडवुड ट्री भी बोलते हैं। सिकोया जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लांट्स में से है, जिनका लाइफ स्पैन जो है वो काफी ज्यादा होता है। ओल्डेस्ट मतलब सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन वाले प्लांट्स में से। और सिकोया जो है वो लॉन्गेस्ट ट्री में भी आता है, लॉन्गेस्ट ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक होता है एंजियो और एक होता है स्पर्म। का मतलब एंजियो का मतलब क्या होता है? एंजियो का मतलब पता है क्या? एंजियोग्राफी सुना है क्या? एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी सुना है क्या? ढका हुआ रहता है सर। एंजियोग्राफी सुना है? नहीं सुना है? सर कवरिंग कवर रहता है उसके ऊपर। नहीं, कवर नहीं होता बच्चे। एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल, वेसल होता है। एंजियोग्राफी करते हैं ना, किसी को कार्डियक प्रॉब्लम होती है, ब्लॉकेज वगैरह का चांस है, तो एंजियोग्राफी करते हैं। तो क्या करते हैं? चेक करते हैं ब्लड वेसल्स का कि कहीं पे ब्लॉकेज तो नहीं है। ब्लड वेसल्स की स्टडी जो होती है, मतलब ह्यूमन के अंदर, उसको एंजियोलॉजी बोलते हैं। एंजियोलॉजी नहीं सुना है? नो सर। सर बुक में केस लिखा है। कोई बात नहीं। एंजियो का मतलब होता है वेसल, एंजियो का मतलब होता है वेसल, और स्पर्मी का मतलब होता है सीड। अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले नेटल्स के रिलेटेड जब पॉइंट बता रहा था, तो क्या बता रहा था कि वेसल्स का प्रेजेंट होना किसका टिपिकल कैरेक्टर है? एंजियोस्पर्म का। लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर एंजियोस्पर्मी बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर वेसल भी प्रेजेंट होता है जाइलम में, और सीड भी प्रेजेंट होता है। इससे नाम बना है इसका एंजियोस्पर्मी। एंजियो का मतलब कवर्ड बिल्कुल नहीं होता है। जहां भी ये पढ़ रहे हो वो फर्जी पढ़ा रहे हैं, वो पता ही नहीं एंजियो का मतलब कवर्ड नहीं होता है। एंजियो का मतलब होता है वेसल। ठीक है,
तो एंजियोस्पर्मी मींस ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर वेसल भी होता है और इनके अंदर सीड भी बनता है। अब हम देख रहे हैं क्या कि these are the plants in which seeds are enclosed within fruit। यानी फ्रूट जो है वो बनना स्टार्ट हो गया। पहले प्लांट से जिनके अंदर क्या हुआ फ्रूट बनना स्टार्ट हो गया। क्यों फ्रूट बन रहे हैं, क्या रीजन है? बिकॉज बताओ, आप रीजन तो बताओ क्या रीजन है? बिकॉज ओव्यूल इज प्रेजेंट, कहां पर है? ओवरी। साइड द ओवरी, ये रीजन है। क्रिप्टो गेम्स की फेंड्रो गेम्स, क्रिप्टो गेम्स होंगे कि फेंड्रो गेम्स है? ये फेनेरो गेम्स है। और इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज, बताओ, फ्लावर। पुष्प जो है वो इनका लैंगिक जनन, लैंगिक अंग है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज फ्लावर, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म जो है वो पुष्पीय पादप है, इन्हें हम आवर्तबीजी पादप भी बोलते हैं। जो हिंदी में बोलते हैं आवर्तबीजी, तो आवर्त का मतलब कवर्ड होता है। ये तुम हिंदी में पढ़ रहे हो, इसका नाम आवर्तबीजी, तो आवर्त का मतलब क्या होगा? कवर्ड होगा। लेकिन एंजियो इंग्लिश में यदि पढ़ रहे हो एंजियोस्पर्मी, तो एंजियो का मतलब कवर्ड नहीं है, एंजियो का मतलब तो वेसल है। आई बात समझ में? देन इसके बाद में जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया प्रेजेंट थी कि एब्सेंट? प्रेजेंट था। प्रेजेंट। एंथ्रीडियम एब्सेंट था। एंथीडिया एब्सेंट था। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एंथीडिया और आर्किगोनिया दोनों ही एब्सेंट होते हैं। आर्किगोनिया एंड एंथीडिया एब्सेंट, इनके अंदर आर्किगोनिया और एंथीडिया दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। क्लियर हो गई बात? यस सर। तुम्हें पूछेगा बताओ नॉन आर्किगोनिएट ट्रेकियोफाइट्स कौन है? क्वेश्चन पूछेगा बताओ नॉन आर्किगोनिएट ट्रेकियोफाइट्स कौन है? क्या बोलो? जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सर। एंजियोस्पर्म। क्योंकि ट्रेकियोफाइट मतलब जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, और नॉन आर्किगोनिएट आर्किगोनिया भी एब्सेंट होनी चाहिए। तो नॉन आर्किगोनिएट जो है वो तो यही है, भाई हाई प्लांट के अंदर तो यही है। तो उनको हम नॉन आर्किगोनिएट ट्रेकियोफाइट भी बोल सकते हैं, या नॉन आर्किगोनिएट स्पर्मेटोफाइट भी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं क्या? यदि मैं बोलूं कि बताओ कौन सा ऐसा प्लांट है जो नॉन आर्किगोनिएट स्पर्मेटोफाइट, नॉन आर्किगोनिएट स्पर्मेटोफाइट, आर्किगोनिया रहित बीज एंजियोस्पर्म। यही है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म आर्किगोनिया होता है, आर्किगोनिएट स्पर्मेटोफाइट जिम्नोस्पर्म, नॉन आर्किगोनिएट स्पर्मेटोफाइट एंजियोस्पर्म। क्या रट पा रहे हो? क्या रट लोगे सब बच्चे? समझ गया सर। रटा हुआ नहीं एग्जाम में काम आएगा, बता देता हूं। जो अभी रट रहा है वो भूल जाएगा वापस से। यहाँ तो प्लांट किंगडम टफ चैप्टर इसलिए होता है क्योंकि लोग उसे रटने की कोशिश करते हैं। यदि वो टर्मिनोलॉजी समझ के पढ़े ना, तो प्लांट किंगडम से इजी कोई चैप्टर नहीं है दुनिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब इसके बाद में अब हम देखते हैं इसका हैबिटेट, आवास। एंजियोस्पर्म कहां पर मिलते हैं बताओ? It has very wide, हर जगह मिलता है सर ये तो। yes, very good, हर जगह पे मिलता है। Very wide range of distribution. जमीन पे मिलेगा, पानी में मिलेगा, एज अ पैरासाइट मिल जाएगा, बहुत ठंडी जगह है वहां पे भी मिलेगा, बहुत गर्म जगह है वहां पे भी मिलेगा। तो सारी दुनिया में बिखरे हुए हैं, हर जगह पे मिलते कोई ना कोई एंजियोस्पर्म्स। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? वेरी वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या समुद्र में मिलते हैं क्या? क्या सर? समुद्र में भी कोई एंजियोस्पर्म मिल सकता है क्या? समुद्री जल में भी कोई एंजियोस्पर्म हो सकता है क्या? यस सर। यस सर। हो सकता है। जोस्टेरा,
is sea grass. समुद्री घास है जोस्टेरा, कहाँ पे मिल रहा है? समुद्री जल में मिल रहा है। तो बहुत ठंडी जगहों पे, गर्म जगहों पे, स्वच्छ जल में और समुद्री जल में, कहीं किसी पादप के ऊपर एज अ पैरासाइट, तो ऐसे अलग अलग तरीके से हमें मिल सकता है कौन? एंजियोस्पर्म। इसलिए बोल रहे हैं इसका वितरण जो है बहुत ही बड़े क्षेत्रों में है, या धरती पे हर जगह ये फैला हुआ है। समझ गए? जबकि जिम्नोस्पर्म का, टेरिडोफाइट का, इनका हैबिटेट जो था वो नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था। वो कुछ पर्टिकुलर जगहों पर ही मिल रहे थे, हर जगह नहीं मिलते, लेकिन ये हर टाइप की जगहों पर मिलता है। ठीक है, अब मेन प्लांट बॉडी जो है वो कैसा है? सर ये आप क्या लिखे हैं? स्पोरोफाइट। जोस्टेरा, ये क्या लिखा है सर? जोस्टेरा इज सी ग्रोस, क्या लिखा है सर? सी ग्रास, समुद्री घास। जोस्टेरा जो उसको समुद्री घास बोलते हैं क्योंकि वो समुद्र में उगता है ना। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। इसका पादप शरीर जो है वो कैसा होगा? स्पोरोफाइट होगा। दैट इज differentiated in root, stem and leaf. उनका रूट कैसा होता है, स्टेम कैसा होता है, लीफ कैसा होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं कौन से चैप्टर में? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक, दैट इज डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम एंड लीफ। क्लियर? सर हिंदी में बोलिएगा तो इस लाइन को। इनका मुख्य पादप शरीर जो है वो बीजाणुकृत प्रकार का होता है। मतलब बीजाणुकृत मतलब स्पोरोफाइट मतलब टू है। मुख्य पादप शरीर जो है वो बीजाणुकृत प्रकार का होता है, जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है। जड़ कैसा होता है, तना कैसा होता है, पत्ती कैसा होता है, कौन कौन से है, बहुत डिटेल में एक चैप्टर दिया हुआ है हमारा एनसीईआरटी में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अंदर से कैसा दिखता है, एक चैप्टर दिया हुआ है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पर वो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, देन इसके बाद में गैमेटोफाइट। अब इसका गैमेटोफाइट रिड्यूस होते होते क्या हो गया है? सबसे ज्यादा रिड्यूस। गैमेटोफाइट इज मोस्ट रिड्यूस। हेलो सर, हाँ बोलिए। इसका हिंदी में वन टाइम और बोलिए ना प्लीज। ये मैंने बोला कि मुख्य पादप शरीर स्पोरोफाइट होता है, जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है। नेक्स्ट मैंने बोला कि गैमेटोफाइट यानी युग्मकोद्भिद जो है वो बहुत ज्यादा आश्रित होता है, मोस्ट रिड्यूस, मेड अप ऑफ अ फ्यू सेल्स। कुछ ही कोशिकाएं होती है, गिनती की कोशिकाएं होती है। इसमें गैमेटोफाइट में युग्मकोद्भिद जो होता है वो काफी आश्रित होता है और केवल कुछ कोशिकाओं का बना होता है। नर युग्मकोद्भिद पॉलन है, मादा युग्मकोद्भिद एम्ब्रियो सैक है। सर मतलब और मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश होता है। हेलो सर, हाँ, रिड्यूस का मतलब सर? आश्रित। रिड्यूस का मतलब आश्रित, बहुत छोटा सा। सर हाँ सर जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होगा ना? यस, लिख दो, वेरी गुड बच्चे, लिख दो। गैमेटोफाइट पूरी तरीके से स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। जिम्नोस्पर्म में भी था, इसमें भी है। युग्मकोद्भिद पूरी तरीके से बीजाणुद्भिद पर निर्भर होता है। गैमेटोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। चाहे वो पॉलन की बात हो, चाहे वो एम्ब्रियो सैक की बात हो, पूरी तरीके से निर्भर होता है। गैमेटोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। देखो ये तुम सोच पा रहे हो ना, ये बड़ी बात है। यदि तुमने ये अपने मन से सोच के मुझे पूछा था बच्चे, तो ये बड़ी बात है। मतलब तुमको चीजें समझ में आने लग गई कि हमको किस तरीके से सोचना है, कैसा होता है। और यदि इसी लॉजिक से पढ़ोगे तो तुम्हारे जितने भी अपने नीट लेवल के क्वेश्चन है वो जरूर से बनेंगे और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कंफ्यूज भी नहीं होगी। अब देखो इसके अंदर रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक? डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक होगा। ठीक है, अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर क्या देखते हैं? अब यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले ना, तो वहां पर यहाँ पर थोड़ा आज इसको फिनिश कर देंगे जल्दी से, और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम यही पार्ट जो यहाँ पर मैं तुमको लाइफ साइकिल बता रहा हूँ वही डिटेल में देखना स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यह है इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लावर। यह है पुष्प।
पुष्प के अंदर क्या देख रहे हो, ये है पुष्पवृंत पेडिसल, इसका फूला हुआ पार्ट थैलेमस। थैलेमस पे जो चक्र होते हैं, पुष्पीय चक्र होते हैं, फ्लोरल वॉल्स, वो प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा, आउटर मोस्ट वॉल जो है उसे हम बोलते हैं कैलिक्स, उसके अंदर वाला होता है कोरोला, उसके अंदर होता है एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम के अंदर होता है गाइनोशियम। हिंदी में क्या बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो कैलिक्स को बोलते हैं बाह्य दल पुंज, कोरोला को बोलते हैं दल पुंज, एंड्रोशियम को बोलते हैं पुंज, और गाइनोशियम को बोलते हैं सर लिख दीजिए ना उसमें, साइड में लिख दीजिए ना। बाह्य दल पुंज, कोरोला को बोल देते हैं दल पुंज, एंड्रोशियम को बोल देते हैं पुमंग, गाइनोशियम को बोल देते हैं जायम। ठीक है, अब इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है और कैसे इनके अंदर रिप्रोडक्शन वगैरह होता है वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं मेल वाला पार्ट, यानी एंड्रोशियम। एंड्रोशियम और एंड्रोशियम का यूनिट जो होता है, एंड्रोशियम का यूनिट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम स्टेमेन। एंड्रोशियम क्या है, सारे के सारे पुंकेसर मिलकर के एंड्रोशियम बना देते हैं, बना देते हैं। एक मेंबर जो है उसे बोल देते हैं पुंकेसर। सर थैलस और थैलेमम एक ही है क्या सर? थैलस और थैलेमम थैलेमस नहीं बच्चे, थैलेमस तो थैलेमस होता है। थैलेमस जो है वो फूला हुआ संरचना है पुष्प का, जिसके ऊपर सभी पुष्पीय भाग चक्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं। थैलेमस वो फूला भाग है जिसके ऊपर सारे पुष्प के भाग जो है चक्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं। सर वही बोल रहा था, कहाँ थैलेमम होता है करके। थैलेमम नहीं होता, थैलेमस होता है, वो गलती से हम लिख देना। अब देखो स्टेमेन की बात, पुंकेसर की बात। जो पुंकेसर है ये किसके इक्विवेलेंट है, पुंकेसर इक्विवेलेंट है माइक्रोस्पोरोफिल। याद करो जिम्नोस्पर्म पढ़ाते जाते बताया था, पुंकेसर जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल के समतुल्य संरचना है, या इसे माइक्रोस्पोरोफिल बोल दें तो गलत नहीं है। कैसा दिख रहा है हमको, कुछ इस तरीके से संरचना दिख रही है, जिसके अंदर ये क्या है, ये है फिलामेंट उतंतु, फिलामेंट, ये क्या है एंथर, एंथर को परागकोश बोल देते हैं क्या? यस सर। ठीक है, परागकोश। और ये जो है ये प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड टू थैलेमस पे जुड़ा हुआ जो निकट वाला भाग था, समीपस्थ भाग था, वो है। अब एंथर जो है इसकी संरचना जो हम देखते हैं तो एंथर का क्रॉस सेक्शन जो है उसमें वो कैसा दिखता है, उसके अंदर वो दिखता है कुछ इस टाइप का। क्रॉस सेक्शन में वो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या है ये, टीएस ऑफ एंथर, एंथर का अनुप्रस्थ भाग। कितने लोब दिख रहे हैं, कितने लोब दिख रहे हैं, दो लोब है, ये इस तरफ वाला एक लोब है, इस तरफ वाला लोब है, तो कितने लोब प्रेजेंट है, दो लोब प्रेजेंट है। इसको बोलेंगे हम डाइथिकस। दो लोब होने की वजह से इसको बोलते हैं डाइथिकस। हर एक लोब के अंदर दो पॉलन सेट हैं, ये दूसरे में भी ये पॉलन सेट है। कितने पॉलन सेट, 4 पॉलन सेट। यही तो स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे। कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, 4। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सेट। तो इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिया। सर हिंदी में भी लिखते जाइए ना बगल में।
डाइथिकस द्विपालित। डाइथिकस का मतलब है द्विपालित। और टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब चतुर्बीजाणुधानी। चतुर्बीजाणुधानी, ठीक है, ऐसा होता है। अब ये जो एंथर है, इसका ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम बोलते हैं एंथर वॉल। एंथर की जो वॉल होगी, भित्ति होगी, इसके अंदर कौन कौन से लेयर होते हैं? पढ़ा होगा तुमने अपने जीवन में कभी, एपिडर्मिस, याद करो, एंडोडर्मिस, एंडोथीलियम, टैपिटम, मिडिल लेयर और टैपिटम, मिडिल लेयर, टैपिटम। तो ये 4 लेयर जो है वो कहां पर प्रेजेंट है? एंथर की वॉल में प्रेजेंट है। डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे किसका क्या काम होता है, क्या समझना होता है। और इसके अंदर यहाँ पर ये क्या है? यही तो है पोलन सैक, यही तो है पोलन सैक। और इसको मदर सेल होगा इसमें, माइक्रोस्पोरा मदर सेल। ये है पोलन सैक। इस पोलन सैक के अंदर क्या है? इसके अंदर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, n की 2n 2n। तो ऐसा है स्टेमिन या पुंकेसर, और ऐसे स्टेमिन के ऊपर लगा हुआ है परागकोश या एंथर। और एंथर के अंदर 2 लोब होते हैं सामान्यतः, और अपवाद भी है। जैसे मालवेसी के अंदर देखोगे तो एक ही लोब होगा और 2 लघु बीजाणुधानी होगी, तो ऐसा कुछ अपवाद भी होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इट इज बाइलोब, 2 लोब है, एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, इसके अंदर 4 स्पोरेंजिया है या 4 पोलन सैक होते हैं। और उन्हीं स्पोरेंजिया के अंदर होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे क्या बनने वाले हैं? माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं। अब बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर हेलो सेल। सर। हाँ बच्चे, बोलो बच्चे। सर ये जो फिलामेंट है उसके नीचे आप क्या लिखे हैं? मुझे क्लियर थोड़ा ब्लर टाइप दिख रहा है। हाँ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी Proximal- बताओ तो। प्रॉक्सिमल एंड अटैच्ड टू क्या हिंदी में बोल रहा हूँ। तंतु का सर समीपस्थ सिरा, समीपस्थ सिरा जो थैलेमस से अटैच है, समीपस्थ सिरा जो थैलेमस से जुड़ा हुआ है। और अंतिम सिरा परागकोश बनाता है सर। हाँ, दूरस्थ सिरा जो होगा वो परागकोश से जुड़ा हुआ रहेगा या बनाएगा। देन इसके बाद में अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल यदि माइक्रोस्पोर का निर्माण करेगा तो उस प्रोसेस में क्या होगा? वह जिसके द्वारा सर माइक्रोस्पोर थोड़ा सा सर रुकिएगा। माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा, क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। Very good, microsporogenesis. So next process is microsporogenesis. हिंदी में बोलेंगे लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा तुमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि एक, यहाँ पर मान लो एक माइक्रोस्पोर मेयोसिस होके 4 बनेगा। वेरी गुड। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है 2n, इसके अंदर हो गया अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो 4 कोशिकाएं मिल जाएगी और अगुणित होंगी। इन कोशिकाओं को क्या बोल दोगे? माइक्रोस्पोर। 4 है तो क्या बोल दो? टेट्रास्पोरोजेनेट। टेट्रा n हो गया। अब क्या होता है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है स्टार्टिंग में कैलोस के थ्रू आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो कैलेज एंजाइम यहाँ पर स्रावित होता है कैप्टम के द्वारा, और वो क्या करता है? वो इन माइक्रोस्पोर्स को पृथक करवा देता है, अलग अलग करवा देता है। वो तो पहले भी हुआ था, जिम्नोस्पर्म में भी हुआ था कि पहले टेट्राड बना था, फिर टेट्राड से क्या हुआ था? ये सारे सेपरेट हो गए थे, अलग हो गए थे। माइक्रोस्पोर्स अलग हो गए। अब क्या होगा? अब ये माइक्रोस्पोर जो है इनके ऊपर टैपिटम एक परत बना देगी। कौन सी लेयर बना देगी? कौन सी लेयर?
भूल गए? एग्जाइम एंड इंटाइन। टाइम तो इसके पास है ही। जनन छिद्र होगा सर इसमें। इंटाइन जो है वो तो इसका नॉर्मल सेल वॉल है, पेप्टोसेलोसिस, और इसके ऊपर या स्पोरोपोलिन। तो सर तो बोलने दो। क्या बच्चे बोलो? ये लेयर जो बन गई, ये क्या बन गई? एग्जाइम। और यानी इसके अंदर जो स्पोरोडर्म होता है या पॉलन की जो वॉल होती है उसमें दो लेयर होती है, बाहर वाली लेयर एग्जाइम और अंदर वाली लेयर इंटाइन। बाह्य भित्ति अंतर भित्ति ऐसे बोल सकते हैं इसको। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है, वेक्यूल वगैरह होगा। क्या है ये एक माइक्रोस्पोर है, और ये माइक्रोस्पोर अब आगे जाकर के क्या बनाने वाला है? पॉलन ग्रेन बनाने वाला है। और वो क्या होता है? वो मेल गैमेटोफाइट होता है, नर युग्मकोद्भिद होता है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा? वो होगा डेवलपमेंट ऑफ, यस सर, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। नर युग्मकोद्भिद जो है उसका निर्माण हो जाएगा। अब नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, उस टाइम पे कौन कौन से विभाजन होते हैं समझो। अब एग्जाइन इंटाइन नहीं बना रहा हूँ, सीधे डिवीजन शो कर रहा हूँ, है ना? अब बना देता हूँ जल्दी से। अब इसके अंदर होगा प्रथम समसूत्री विभाजन होगा, लेकिन इस समसूत्री विभाजन में साइटोकाइनेसिस अनइक्वल होता है। जो कोशिका द्रव्य विभाजन है वो कैसा होगा? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा तो क्या हो जाएगा? एक कोशिका वेजिटेटिव सेल बने। एक कोशिका बन जाएगी छोटी और एक कोशिका बन जाएगी मोटी। छोटी वाली और ये मोटी वाली। में अंतर दिख रहा होगा तुम्हें। छोटी वाली कोशिका जो इसका केंद्रक जो है वो स्पिंडल शेप का दिख रहा है। बड़ी वाली कोशिका जो इसका केंद्रक कैसा दिख रहा है? इररेगुलर टाइप का दिख रहा है। क्या दिख रहा है सब बच्चों को? एग्जाम वाला लेवल बना दिया। ठीक है, तो ऐसा ये जो बड़ी वाली सेल होती है इसे बोलते हैं हम कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल। कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल। इस वेजिटेटिव सेल का जो केंद्रक होता है उसे बोलते हैं हम ट्यूब न्यूक्लियस। नली का केंद्र क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब बनाएगा, शायद इसीलिए नाम रखा होगा ऐसा। और जो छोटी वाली कोशिका है वो कौन सी है? वो है जेनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल ऐसे दो कोशिका बन गई फर्स्ट माइटोसिस के बाद में। अब क्या होता है? अभी तो अलग अलग दिख रहा है, लेकिन ग्रेजुअली ये जो छोटी वाली कोशिका है वो घुस जाती है किसके अंदर? बड़ी वाली कोशिका के अंदर। यानी धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे एक कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर ही तुम देखोगे कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया है कौन? जेनरेटिव सेल। दो अलग अलग कोशिका भित्ति नहीं है, एक ही कॉमन वॉल हो गई है, क्योंकि इस बड़ी वाली कोशिका ने यानी कि जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल ने क्या किया? जनरेटिव सेल को अपने अंदर समाहित कर लिया, एंगल्फ कर लिया। तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बन गई। कितने सेल स्टेज है बताओ? ये गैमेटोफाइट जो बन रहा है इसमें भी कितने सेल है? दो सेल है ना, इसे बोलेंगे टू सेल स्टेज पॉलन। दो कोश की अवस्था में आ जाएगी। और ये दो कोश की अवस्था में क्या होता है? परागण होता है 60% एंजियोस्पर्म में। यहाँ पर क्या होगा? 60% एंजियोस्पर्म के अंदर, इन 60% एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन जो है वो इस स्टेज में होगा, इस स्टेज में होगा। 60% एंजियोस्पर्म जो है उसके अंदर पॉलन कितनी कोश की अवस्था में यहाँ से रिलीज हो जाता है? बोलो। दो कोश की अवस्था में। फिर ये उड़ के कहां पे पहुंचा? पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद में पहुंच गया कहां पे? रीचेस टू स्टिग्मा, वर्टिकल के ऊपर पहुंच गया। पहुंचने के बाद अब होगा इसके अंदर सेकंड माइटोसिस।
एक माइटोसिस कहां पर हो गया, एंथर के अंदर, दूसरा माइटोसिस कहां पर होता है, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक, सबके अंदर या 60% में, सब एंजियोस्पर्म में कि 60% में, बोलो 60% में। 60% है। 60% में। तो 60%, बाकी में दोनों माइटोसिस एंथर के अंदर ही हो जाते हैं। 40% में ये 3 सेल स्टेज में रिलीज होता है। अब जब दूसरा माइटोसिस होगा वहां पर, उस टाइम ये अंकुरित भी होता रहता है पॉलन, तो उसके अंदर पॉलन ट्यूब का निर्माण भी होता रहता है। तो इस तरीके से पॉलन ट्यूब जो है वो भी बाहर आ रही है। और इसी टाइम पे सेकंड माइटोसिस जो है वो कौन सी सेल में हुआ है, वेजिटेटिव में कि जनरेटिव में? जनरेटिव में। जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल है, इसी के अंदर हुआ है सेकंड माइटोसिस, माइटोसिस इन जनरेटिव सेल। ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो पॉलन ट्यूब बना रहा है, सपोज यहां पर आ गया है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है इसके साथ में। और ये दोनों मेल, कितने मेल गैमेट बन गए, 2 मेल गैमेट बन गए। जूडियोगैमी होगी कि साइफोनोगैमी होगी, बता दो, कोई तो बता दो। साइफेनोगेमी। सही बात है। कितना सेल स्टेज हो गया, 3 सेल स्टेज। तो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट जो है उसमें कितने सेल्स होते हैं, 3 सेल्स होते हैं। इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट में कितने सेल्स होते हैं, 2 सेल होते हैं। पॉलन ग्रेन, जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है वो ये है कि वो है मैच्योर पॉलन ग्रेन, ये वाला बाद वाल। नहीं, ये वाला पॉलन ग्रेन तो यही मैच्योर है ना, उड़ के चला गया था तभी तो। मैच्योर पॉलन ग्रेन जो होता है उसके अंदर 2 सेल होते हैं, और मैच्योर मेल गैमेटोफाइट जो होता है उसके अंदर 3 सेल होते हैं। तो परिपक्व नर युग्मक होते हैं उसके अंदर टोटल 3 कोशिकाएं होती हैं, 2 नर युग्मक होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस ट्यूब। तो 40% वाला का डायग्राम कैसे रहेगा? 40% में क्या होगा, यहाँ पे 2 के साथ में ये डिवाइड कर जाएगा, यहाँ पे 2 मेल गैमेट बनेंगे। अच्छा, उसी में हो जाएगा, मतलब पोलन ट्यूब बनेगा ही नहीं, इसी में हो जाएगा। ट्यूब तो बाद में बनेगा, तब डिवाइड। सर एक बार और रिपीट कीजिए ना। 40% एंजियोस्पर्म के अंदर जो सेकंड माइटोसिस है वो इसी स्टेज में हो जाता है। तो 2 मेल गैमेट और एक पॉलन, एक वेजिटेटिव सेल उसके पास रहता है, टोटल 3 सेल वाली स्टेज में उड़ के जाएगा। अब स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद उसे क्या करना है, सीधे अंकुरित हो जाना है, उसे माइटोसिस करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया पिक्चर। सर गैमीफाइट और गैमेटोफाइट में क्या डिफरेंस है? कौन सा फाइट? गैमीफाइट और गैमेटोफाइट। गैमीफाइट कुछ नहीं होता, कहीं लिख दिया क्या मैंने? यस सर, लिखे हैं आप, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीफाइट। वो मैं चेक करता रहता हूँ कि तुम लोग सो रहे हो कि जाग रहे हो। सर देख रहे हैं, हम लोग जाग रहे हैं। और ये भी चेक करता रहता हूँ कि क्या नेटवर्क जो है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर उसको चेक करने की जरूरत नहीं रहती, ऑलरेडी बताते हैं ब्लर आ रहा है करके। नहीं, कहाँ ब्लर आ रहा है, तुमको एक-एक चीज तो क्लियर दिख रहा है। यस सर, अभी तो बोल रही हूँ, बताने की आपको ना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब रॉन्ग हम लोग पहले बता देते हैं, सर ब्लर आ रहा है, आप सही सही लिखो करके। ओके। सर हाँ बच्चे, जनरेटिव सेल को हिंदी में क्या बोलेंगे? जनरेटिव सेल को जनन कोशिका। जनन को। सर एक बार सेकंड सेल से रिपीट कीजिए ना प्लीज, नेटवर्क इशू के चक्कर में समझ नहीं आ रहा। फिर 60% एंजियोस्पर्म में रिलीज होकर के स्टिग्मा पे चला जाएगा, वर्तिकाग्र पे चला जाएगा। फिर वर्तिकाग्र पे जब पॉलन का जर्मिनेशन होता है, पॉलन ट्यूब बनने वाली होती है, उस टाइम पे सेकंड माइटोसिस होता है जनरेटिव सेल में, जिससे 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ये तो हो गया हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। ये 2 चीजें हमने लिखी। अब हम करते हैं मिलकर लिखना। सर रुकिए ना प्लीज, थोड़ा सा बचा है, रुकिए ना। हाँ लिख लो बच्चे, लिख लो, मैं वेट कर रहा हूँ। सर सेकंड माइटोसिस के नीचे क्या लिखा है आपने? इन जनरेटिव सेल, सेकंड माइटोसिस इन जनरेटिव सेल।
गायनोशियम जायम जो है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। उसके अंदर एक या एक से ज्यादा चैम्बर हो सकते हैं, मल्टीलोकुलर ऐसा हो सकता है। डिपेंड करेगा किसके ऊपर कि गायनोशियम जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, वो मोनोकार्पिलरी हो सकता है या फिर मल्टीकार्पिलरी सिनकार्पस हो सकता है या मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस हो सकता है, ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो वो तो हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। यहाँ पर हम इन जनरल गायनोशियम के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर होगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो जगह है जहां पर लगा हुआ होता है ओव्यूल। प्लेसेंटा कौन सी जगह है? वो जगह है जहां पर लगा हुआ होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, कहां पे लगा हुआ? प्लेसेंटा के ऊपर लगा हुआ। ठीक है, तो गायनोशियम जो है इसका यूनिट जो है वो क्या होता है? वो होता है या तो पिस्टिल या फिर कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल जो है दैट इज यूनिट ऑफ गायनोशियम। इसको किसके इक्विवेलेंट मानो? मेगास्पोरोफिल की मेगास्पोरेंजिया। ओके, मेरा मेगास्पोरो। जैसे स्टेमिन को हमने माइक्रोस्पोरोफिल के इक्विवेलेंट माना था, वैसे ही कार्पेल या पिस्टिल को हम मेगास्पोरोफिल के इक्विवेलेंट मानेंगे। इसके अंदर लगा हुआ है क्या? ओव्यूल। इसके अंदर क्या लगा हुआ है? ओव्यूल। ओव्यूल क्या है? पहले भी पढ़ा था, मेगास्पोरेंजिया है। तो ओव्यूल जो है बच्चे वो क्या होता है? तो मेगास्पोरेंजिया इसके ऊपर इंटेगुमेंट होता है, बोल सकता हूं इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। दो चीजें पता पड़ गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो बनते हैं कि मेगास्पोरोफिल के इक्विवेलेंट कौन होता है और मेगास्पोरेंजिया के इक्विवेलेंट कौन होता है। मेगास्पोरेंजिया के इक्विवेलेंट होगा कार्पेल और पिस्टिल, और मेगास्पोरोफिल के इक्विवेलेंट होगा कार्पेल या पिस्टिल, और मेगास्पोरेंजिया के इक्विवेलेंट होगा ओव्यूल। सर हिंदी में भी सर बताइए लिखते जाइए ना बगल में हिंदी में। बीजांड। पिस्टिल या कार्पेल को तो इसको अंडक बोलते हैं, अंडक, और पिस्टिल को बोलते हैं स्त्री केसर। हिंदी वाले नाम बहुत टफ है इसके। स्त्री केसर पिस्टिल, कार्पेल जो है उसको अंडक बोलते हैं, और ये किसके इक्विवेलेंट है? मेगास्पोरोफिल गुरु बीजाणुपाद। मेगास्पोरोफिल क्या होता है? गुरु बीजाणुपाद। सर स्टिग्मा को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टिग्मा को बोलते हैं वर्तिकाग्र, और स्टाइल को बोलते हैं वर्तिका, ओवरी को बोलते हैं अंडाशय, प्लेसेंटा को बोलते हैं बीजांडासन। प्लेसेंटा को तो अपरा बोलते हैं। प्लेसेंटा को बीजांडासन बोलते हैं। क्या बताए सर? ये प्लेसेंटा जो है ना, ये बीजांड आसन है, इसके ऊपर बीजांड लगा हुआ है ना, तो इसलिए बीजांड आसन, बीजांड के बैठने के लिए आसन है। अब देखो ओव्यूल जो है उसकी स्ट्रक्चर तुम यहाँ देख पा रहे। हाँ बच्चे। हेलो सर ये जो पिस्टिल है उसको क्या बोलते हैं? स्त्री केसर क्या केसर, पुंकेसर स्टेमिन को बोला था ना, स्टेमिन को पुंकेसर बोला था। ओके, इसको क्या बोल दोगे? स्त्री केसर। इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे सर? ग्रुप को बोल दोगे कुमन। सर ये कार्बल को आप अग्रप लिखे हो क्या? तो बोल दोगे जायम, गायनोशियम। अंडप अंडप है। एक जो है वो अंडप है। स्त्री केसर और अंडप ऑलमोस्ट सेम थिंग होता है मोनोकार्पिलरी कंडीशन में और मल्टीकार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन में। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये है ओव्यूल का बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। पहले भी देखा था हमने जिम्नोस्पर्म, माइक्रोपाइल। दो इंटेगुमेंट है, दिख पा रहे क्या? बाह्य और आंतरिक, आउटर इंटेगुमेंट। क्या अंतर आ गया क्या? जिम्नोस्पर्म से अंतर आ गया क्या? यस सर, उसमें एक था, इसमें दो है। इनर इंटेगुमेंट।
जिम्नोस्पर्म के कंपेयर में क्या होता है, इसके पास 2 इंटेगुमेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म में 1 ही इंटेगुमेंट होता है। फिर उसके अंदर क्या था, न्यूसेलस, न्यूसेलस दोनों के पास सेम ही, न्यूसेलस। न्यूसेलस को हिंदी में क्या बोलते हो? न्यूसेलस जांडकाय। बीजांडकाय, बीजांडकाय। माइक्रोपाइल को बीजांड द्वार बोलेंगे ना? बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल इज बीजांड द्वार। अब प्रोसेस देख रहे हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब न्यूसेलस की एक सेल जो है वो आकार में बड़ी हो जाएगी, न्यूसेलस की एक कोशिका आकार में बड़ी होगी। पहले भी पढ़ा था, न्यूसेलस है, न्यूसेलस की एक कोशिका जो माइक्रोफाइलर एंड पे है आकार में बड़ी हो गई, क्या बन गई? मेगास्पोर मदर सेल। मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल बनती है। मेगास्पोर मदर सेल जो है उसका निर्माण हो जाता है। क्या होगा मेगास्पोर मदर सेल में? अर्धसूत्री विभाजन होगा। मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होकर के मेगास्पोर का निर्माण हो जाए, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्या बोलना चाहोगे? मेगास्पोरोजेनेसिस? यस सर। यस सर। ये वाला डायग्राम में डिस्कस करो। हेलो सर। देखो अब इसके अंदर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हुआ मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल। विभाजन हो गया, क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगी 4 कोशिका। धीरे-धीरे न्यूसेलस क्या होता है? खत्म होता जाता है। 4 कोशिका बन गई, 1 2 3 4। अब क्या होगा? 3 नष्ट हो जाएगा, 3 कोशिका नष्ट, डीजनरेट हो जाएगी। पहले भी हुआ था, यस सर। जिम्नोस्पर्म में भी हुआ था, वैसे ही 3 कोशिका जो है वो नष्ट हो गई। 3 कोशिका यदि नष्ट हो गई तो अब क्या होगा? तो ये नष्ट हो गई माइक्रोफाइलर एंड वाली 3 कोशिका, एक ही बच गई। क्या है ये? यही है हमारा मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर। एन की 2 एन एन एन। तो मेगास्पोर मदर सेल से फंक्शनल मेगास्पोर का बनना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है वो समझ में आ गई सब बच्चों को? यस सर। सर इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने जिम्नोस्पर्म के लिए पढ़ा था। सर वैसा ही। जब मेगास्पोर का निर्माण हो जाएगा हैप्लॉइड, अब इस मेगास्पोर से बनेगा क्या? अब इस मेगास्पोर से निर्माण होगा एम्ब्रियोसेक। फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब नेक्स्ट सर नहीं नोट कर रहे हैं। जल्दी से नोट कर लो। सर इसमें पोलर न्यूक्लियर नहीं बनेगा सर? अभी रुको, अभी तो एवरेज सेट तक पहुंचने तो दो, अभी तो मेगास्पोर ही बनाया तुमने। कर लिया नोट? यस सर। अब देखो कैसे बनता है मादा युग्मकोद्भिद। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, और इस फीमेल गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, भ्रूणकोश।
डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेट कैसे होगा? हमने देखा एक फंक्शनल मेगास्पोर बन चुका था, फंक्शनल मेगास्पोर। ये सेल्स डीजनरेट हुई थी, इन सेल्स जो है वो डीजनरेट। अब इसके अंदर होते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कितने? 3 मुक्त केंद्र के विभाजन होंगे, 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। कितने केंद्र बन जाएंगे? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में सिर्फ केंद्र का विभाजन होता है। कितने केंद्र बन जाएंगे मेगास्पोर के अंदर? 4। एक बार डिवीजन होगा तो 2 केंद्र, दूसरी बार डिवीजन होगा तो 4 केंद्र, तीसरी बार डिवीजन होगा तो 8। कितने बनेंगे? यस सर 8 बनेगा। केंद्र जो है वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। न्यूसेलस धीरे-धीरे इस प्रक्रिया में क्या होता है? खत्म हो जाता है। जैसे जैसे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा, ध्यान रखना न्यूसेलस खत्म हो जाता है। इसमें बच जाएगा तो उसको पेरिस्पर्म नाम। यानी क्या हुआ? यहाँ पर एक न्यूक्लिएटेड स्टेज है। गैमेटोफाइट के अंदर 8 केंद्र की अवस्था आ गई। अब इसके बाद में होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद में एक सेल ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से बन गई, थोड़ी सी बड़ी ये वाली एक्सेल है, और ये जो 2 सेल यहाँ पर बनाई है मैंने, इसके पास कुछ उंगली समान प्रवर्त भी होता है कुछ इस तरीके से पोजीशन। माइक्रोवेलर एंड पे क्या लिख रहा है? 2 सिनर्जी दिख रहे हैं क्या? सिनर्जी ऐसे ऊपर की तरफ कोशिका विभाजन हुआ, 3 कोशिका ऊपर बन गई इस तरीके से, और बीच में एक बड़ी कोशिका रहेगी ऑटोमेटिकली, ये अलग हो गई, एक बीच में सेल। टोटल कितने सेल हो गए? 7 8 केंद्रक। यानी ये है इसका एम्ब्रियो सेट या फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। फीमेल गैमेटोफाइट जो 3 सेल्स हैं इन्हें बोल देते हैं हम एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स प्रति व्यासांत कोशिका। ये वाली सेल जो है बड़ी वाली कोशिका, इससे बोल देंगे हम सेंट्रल सेल। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? ये सेंट्रल सेल। तो पोलर सेल भी बोलते ना इसको? पोलर केंद्र कोशिका, और ये दोनों पोलर न्यूक्लियर, ध्रुवीय केंद्र, पोलर न्यूक्लियर, ध्रुवीय केंद्र। और यहाँ नीचे की तरफ माइक्रोवेलर एंड में एक बड़ी सी सेल एग और 2 सिनर्जिट टाइगर मैट। इनके पास हेलो। तो ऐसे डेवलप हो गया क्या? ऐसे डेवलप हो गया फीमेल गैमेटोफाइट। कितने विभाजन से बना? 3 मुक्त केंद्र के विभाजन और उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन से। हेलो सर। हाँ बच्चों। सर ये जो 8 न्यूक्लिएटेड जो स्टेप है उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है ना? हाँ साइटोकाइनेसिस हो रहा है। हाँ इसका मतलब सर? कोशिका द्रव्य विभाजन। साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन। हेलो सर, बच्चों क्या हुआ? एंटीपोडल सेल का हिंदी मीनिंग क्या होगा सर? प्रति व्यासांत कोशिका। एंटीपोडल सेल प्रति व्यासांत मुख बोलते हैं क्या? प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। प्रतिमुखी भी बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका भी बोलते हैं। सर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस को समझाइए तो थोड़ा। देखो क्या हुआ, यहाँ पे सेल वॉल बनने लग गया, यहाँ पे सेल वॉल बनने लग गया, यहाँ पे सेल वॉल बनने लग गया, यहाँ पे सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल बनने लग गया। ये सेल वॉल जो बनता है साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? सेल वॉल का फॉर्मेशन। तो सेल वॉल बनने लग गया तो क्या हो जाएगा? ये 3 कोशिका बन जाएगी, 3 कोशिका बन जाएगी, बीच में ऑटोमेटिकली एक बड़ी कोशिका रह जाएगी, है कि नहीं? जिस रूम में तुम बैठे हुए हो,
जिस रूम में तुम अभी बैठे हुए हो उस रूम में बीच में एक दीवार आ जाए तो क्या हो जाएगा, एक दीवार से कितनी कोशिका, 2 कोशिका, 2 रूम बन जाएगा। 2 दीवार बनाएंगे तो कितनी कोशिका, 3 कोशिका। तो 6 दीवार बने हैं, 1 दीवार 2 दीवार 3 4 5 6, 6 दीवार बने तो कितनी कोशिका बन जाएगी, 7 कोशिका। समझ गए? साइनोजेट मतलब क्या होता है? क्या बच्चे? एक के नीचे लिखे हैं। साइनर गेट ये तब तुम्हें समझ चाहिए वाला। सर वो सिनर्जी पूछ रहा है सहायक को। सहायक कोशिका। सिनर्जी को सहायक कोशिका। सर फिलीफॉर्म है पार्टिस का मतलब वर्क वो होता है ना, ये पॉलन ट्यूब को वो देता है रास्ता। ये पॉलन ट्यूब को आकर्षित करने का काम करता है। ये क्या करता है, ये कुछ ऐसे केमिकल बनाता है जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब जो है वो इसकी तरफ हो जाए। फिर क्या होगा, फिर होगा निषेचन। यहाँ पर स्पेशल बात है कि निषेचन एक नहीं होता है, 2 होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ऐसी नामस्ती ने डिस्कवर किया ना डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को। क्या होता है, जो मेल गैमेट आ रहा है उसको कौन अटैक कर रहा है, उसको फिलीफॉर्म एपैरेटस जो वो अटैक कर रहा है। अब देखो कैसे होता है निषेचन। डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पॉलन ट्यूब जो है वो अट्रैक्ट होता है और यहाँ पर इस तरीके से आता है। अब पॉलन ट्यूब के अंदर यहाँ पर 2 मेल गैमेट, ट्यूब न्यूक्लियस भी था, मान लो ये। तो क्या होगा, एंट्री के टाइम पे पॉलन ट्यूब की एंट्री के टाइम पे ये सेल डीजनरेट हो जाती है, सिनाप्टिड्स जो है वो डीजनरेट हो जाती है और ये पॉलन ट्यूब जो है वो क्या करता है, इन दोनों मेल गैमेट्स को यहाँ पर रिलीज करता है। ये करता है डीजनरेटिंग सिनर्जी में। इवन ये भी आ जाएगा डीजनरेटिंग सिनर्जी में। तो 2 मेल गैमेट है, अभी दोनों फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट होते हैं। कौन से 2 इवेंट होंगे, एक होगा सिनगैमी और एक होगा ट्रिपल फ्यूजन। याद करो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते टाइम भी बताया था। यस सर, सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी होता है जब एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज हो जाए किससे, एग से, और ट्रिपल होता है जब ये दूसरा मेल पोलर न्यूक्लियस से। यानी सिनगैमी के टाइम पे क्या होगा, एक मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा किससे, फीमेल गैमेट या एग से, एंड द रिजल्ट 2 मैनी स्ट्रक्चर बन जाएगा क्या, जाइगोट। ये जाइगोट क्या बना देगा, बताओ, जाइगोट बना देगा एम्ब्रियो। ये हो जाएगा। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन के अंदर एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज हो जाएगा किससे, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई N+N है, पोलर न्यूक्लियाई, या फिर इस पोलर न्यूक्लियाई को हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल देते हैं। कब, जब ये फ्यूज हो जाता है। यानी पोलर न्यूक्लियाई क्या है, पोलर न्यूक्लियाई N+N, लेकिन जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले ये पोलर न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, 2N सेकेंडरी न्यूक्लियस, और मेल गैमेट का एक और N आकर के जुड़ गया, टोटल कितने हो गए, 3N। क्या बन गया वो बन गया PEN, प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्र, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से डिवाइड करेगा तो क्या बना देगा, ग्लूकोज। तो देख रहे हो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन निषेचन पश्च घटना है कि निषेचन पूर्व घटना है, निषेचन पश्च घटना। N होता है कि 3N होता है, 3N। अब याद कर लो जिम्नोस्पर्म, जो अंतर करना बता रहा था, तुम लोग बोल रहे थे बार बार समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, याद कर लो आपसे कि वहां पर एंडोस्पर्म निषेचन के पहले बन गया था, N था, लेकिन यहाँ पर एंडोस्पर्म निषेचन के बाद बना है और 3N होता है। ये अंतर है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। क्लियर हो गई बात? सर एक बार और बताइए ना। जब ये न्यूक्लियस ये मेल गैमेट जाके इससे फ्यूज करेगा तो 3N स्ट्रक्चर बन जाएगी ना, 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे। उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा एंडोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है, 3N होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो है वो निषेचन के पहले ही बना हुआ होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट होता है और वो N होता है। क्लियर?
निषेचन के बाद में क्या होगा? ओव्यूल डेवलप्स इन क्या? सीड्स सीड, और ओवरी किसमें डेवलप हो जाएगा? फ्रूट में। फ्रूट। तो इस तरीके से सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसका जर्मिनेशन होगा तो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई। अब एंजियोस्पर्म के अंदर क्लासेस की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर कितने क्लास होते हैं? दो क्लास। दो। एक मोनोकॉट, मोनोकॉट और डाइकॉट। पहले डाइकॉट आएगा फिर मोनोकॉट। यस, मोनोकॉट ज्यादा इवॉल्व है इसलिए मोनोकॉट बाद में रख लो। वेरी गुड। तो अब तुम्हारा होमवर्क है कि कल तुम्हें 15 मोनोकॉट प्लांट के नाम लिख के लाने हैं। मैं कल क्लास स्टार्ट होगी तो मैं तुम्हें 15 मोनोकॉट प्लांट के नाम पूछूंगा। ओके सर। ठीक है, मोनोकॉट बस कि डाइकॉट भी? सर मोनोकॉट डाइकॉट बताइए ना एक बार। हाँ, कल बात करेंगे। तुम्हारा होमवर्क है कि तुमको 15 मोनोकॉट के नाम मुझे बताने हैं कल, ठीक है? और फिर उस टाइम पे मैं डाइकॉट मोनोकॉट को भी बता दूंगा और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है? तो ये चैप्टर जो है वो अच्छे से कर लेना, जो भी डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? हेलो सर। हेलो सर। चलो, सर एंडोस्पोर को सर एंडोस्पर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? भ्रूणपोष। भ्रूण को पोषण ले रहा है ना, इसलिए भ्रूणपोष। ओके सर। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर कल। बाय सर, थैंक यू।